दिया। डार्विन ने बड़ी अच्छी बात कही। ईसाईयत मानती है कि ईश्वर के पुत्र हम लोग हैं, और भारत के दर्शन मानते हैं। डार्विन ने कहा देखो, हम ईश्वर जैसे नहीं हैं, हम ईश्वर से नहीं बने, हम बंदर के चचेरे भाई हैं। उसने हमारी सारी छवि खराब कर दी। पहले जबरदस्त छवि थी हमारी कि हम भगवान जैसे हैं, भगवान के पुत्र हैं, भगवान ने अपनी शक्ल में हमको बनाया है। तो डार्विन ने कहा सब बकवास है, इस झूठी बकवास में मत जाओ, सच समझो। सच ये है कि हम सब अमीबा की संतान हैं, और अमीबा से बनते 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 विकासवाद होता गया। उस विकासवाद में एक स्पीशीज एप्स की आई। उनमें जो सड़े गले किस्म के बंदर थे या एप्स थे, वो झुंड में रहने लगे। खतरा भांपने के लिए उचक उचक के देखने लगे। उसी उचकने के प्रोसेस में एक दिन उचक ही गए, दो पैर पे खड़े हो गए। और जो ताकतवर थे वो उचके ही नहीं। उन्हें पता था कि जब भी शेर आएगा भाग जाएंगे। डरपोकों को लगा पहले दूर से देख ले, तो उचकने लगे। डरपोक झुंड में रहने लगे, साहसी अकेले रहते थे। तो जो उचका और झुंड में रहा, उससे इंसान का विकास हुआ। वो उचका इसलिए कि डरपोक था, झुंड में इसलिए था कि डरपोक है। तो डरपोक किस्म के वानरों से मनुष्य का विकास हुआ है, उसने ये सिद्धांत दिया है। तो हम किसके संतान है? भगवान के नहीं, हम डरपोक बंदरों के संतान है। बेसिकली बंदरों में भी डरपोक वाले जो थे, जो ज्यादा खराब टाइप के बंदर थे, हम उनके संतान हैं। ये सुन के पिछले शिक्षा मंत्री बोले आप होंगे, हम तो नहीं है, हम तो भगवान राम के संतान हैं। डीएनए टेस्ट करवा लो हमारा। अब डीएनए आपका टेस्ट कैसे करवाएं? राम जी का भी तो होना चाहिए, तब तो मैच करेंगे। आपका तो मिल गया, जिससे मैच करना उसका मिल नहीं रहा। ऐसी बात करने वाला भिक्षा मंत्री नहीं है, रिक्शा मंत्री नहीं है, शिक्षा मंत्री है। ये अपने आप में देश की दुर्दशा का एक कारण ये भी था। तो चार्ल्स डार्विन ने हमारी बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं को भंग किया, और किया तो ठीक ही किया। वैसे तो सुनने में खराब लगता है, कितना खराब लगता है कि बंदर हमारे चचेरे भाई बहन नहीं। देखा, बंदर से हम पैदा नहीं हुए हैं, एप से एक तरफ बंदर हुए, एक तरफ हम हुए। तो बंदर हमारे चचेरे भाई बहन हैं, उनको पूर्वज नहीं समझना है। बंदर हमारे चचेरे भाई बहन है। जैसे बंदर का बच्चा मिले तो जैसे चाचा जी के बच्चे को देखते हो, उस भाव से देखना है। उसका नाम बोल के, जो भी नाम उसका आपने रखा वो नाम बोल के बोलिए उसे, ठीक है। तो इवोल्यूशनिज्म सब पे लागू होता है। अब देखो, जो डायनासोर थे ना, उनकी कहानी से ध्यान रखना है। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक रात को 9-10 बजे सोता है, सुबह 5 बजे उठता है, सुबह सुबह ठंडी हवा में सैर करता है, सूर्योदय से पहले उठता है, और भोजन भी प्राकृतिक भोजन, फलाहार करता है, इस तरह का भोजन। दूसरा व्यक्ति सुबह 5 बजे सोता है, सारी बत्तियां बुझा के शीशों पे काला चार्ट चिपका के सोता है कि रोशनी बिल्कुल ना आ सके कहीं से भी। फिर दोपहर को 12 बजे उठ के पूछता है कि आज तारीख क्या है। फिर लोग बताते तारीख ये है, समय ये, पूरा पंचांग बताना पड़ता है उसको उठने के समय। तब समझ में आता है कि अच्छा मैं कौन से देश काल में हूँ। फिर वो उठता है, और भोजन के नाम पे तला भुना, इतना पकौड़ा, इतना तेल, इतना ऊटपटांग चीजें खाता है, साथ में अचार मिला के खाता है। अब मान लो कोरोना वायरस आया और उसको इन दो में से एक को ही खाना है, तो उसके लिए ज्यादा खाद्य पदार्थ कौन है इन दोनों में से? जो दूसरे वाला है, जो सुबह 5 बजे सोता है, ठीक से भोजन नहीं करता है ना, जो प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है, वो उसका आहार हो जाएगा। इसका मतलब यदि जिंदा रहना है देर तक, तो प्रकृति के सामंजस्य में रहना होगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे कई आप लोगों की उम्र में लोग 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं। मैं कई बच्चों से पूछता हूँ, भाई जो बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, पूछता हूँ कितने घंटे सोते हो, तो 5 घंटे, 4.5 घंटे। पढ़ाई का इतना तनाव है, देखिए 5 घंटे। मैंने कहा 5 घंटे सो के कैसे पढ़ लेते हो? ना सर, कोई दिक्कत नहीं होती, पढ़ लेते हैं हम तो, 5 ही घंटे सोते हैं। नींद है ही इतनी हमारी, हमारी नींद पे अच्छा कंट्रोल है। हम पूछते हो कि तुम ध्यान व्यान करते हो क्या कुछ? नहीं, ध्यान नहीं करते, बस 5 घंटे सोते हैं, बाकी पढ़ते हैं। तो मैं अपनी, मैं जिस उम्र में हूँ ना, उस उम्र में उपदेश जीवन अभी मानता भी नहीं है, तो मैं उपदेश दे ही देता हूँ बीच में थोड़ा सा। मैं कहता हूँ कि बेटा, इसका सारा हिसाब काउंट हो रहा है कहीं ना कहीं, वो सारा एक साथ निकलेगा एक समय में। और ऐसे कई केसेस आते हैं कि 40-45 की उम्र में एकदम स्वस्थ व्यक्ति, अचानक दिल का दौरा पड़ा, खत्म। और उसकी वजह क्या निकलती है बाद में? ये सब लगातार कम नींद, लगातार अपने शरीर, अपनी प्रकृति के खिलाफ जीने का प्रयास करना। एक दिन हिसाब बराबर हो जाता है, फिर खबर छपती है अखबार में, बस, और कुछ नहीं होता उसके बाद।
तो ध्यान रखना है, चाहे कोरोना आए चाहे कोई और वायरस आ जाए, उसका हमला ज्यादा उस पे होगा जो प्रकृति के विरुद्ध जिएगा, ना कि प्रकृति के साथ जिएगा। इसलिए स्वस्थ रहना है, 10-11 बजे सो जाना है और सुबह 6 बजे उठ के कम से कम 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और ऐसे जीना है। चलो, जो प्रकृति के साथ लगातार समायोजन करता रहेगा, एडजस्टमेंट करता रहेगा, वो चलता जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना कि यदि हम जिंदा हैं तो जिंदा होने में बहुत सारे संयोग जिम्मेदार हैं। किसी भी व्यक्ति के किसी भी क्षण में मर जाने के लिए बहुत मुश्किल स्थितियां नहीं चाहिए, बहुत आसान है। हजारों बैक्टीरिया, हजारों वायरस, हजारों तरह की बीमारियां हैं जिनमें से कोई भी किसी को लग जाए तो उसकी मौत आराम से हो सकती है। बचे हैं तो बचे हैं, अच्छी बात है। उसमें थोड़ा सा हिस्सा हमारे प्राकृतिक जीवन का होगा, थोड़ा संयोग का हिस्सा है। तो जीवन का एक ही मतलब है और वो है प्रकृति के साथ समायोजन की निरंतर प्रक्रिया। अब वो कह रहे कि जब जीवन ये है और मुझसे कोई पूछे कि शुभ क्या होता है और मुझसे कोई पूछे कि अशुभ क्या होता है, तो सुख वाली बात तो अपनी जगह है ही, लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना हो तो मैं कहूंगा ऐसा हर कृत्य, ऐसा हर नियम, ऐसी हर वस्तु, ऐसी हर परंपरा शुभ है जो इस समायोजन को बढ़ाती है। जो समायोजन को बढ़ाए वो शुभ है और जो इस समायोजन को कम करे वो अशुभ है। जैसे स्पेंसर के जमाने में पॉलिथीन नहीं होता था, अगर उससे आज पूछते कि स्पेंसर बाबा पॉलिथीन के प्रयोग के बारे में बताओ, वो क्या बोलता कि पॉलिथीन का प्रयोग एकदम अशुभ है क्योंकि वो प्रकृति के साथ हमारे सामंजस्य को नुकसान पहुंचाता है। और सामंजस्य को नुकसान पहुंचाने का सरल सा मतलब है कि अंततः ये हमारे जीवन को खराब करेगा। यहां ध्यान रखना है, शुभ अशुभ का मतलब क्या हुआ? जो जीवन को बढ़ाएगा वो शुभ, जो जीवन को कम करेगा, छोटा करेगा, अशुभ। क्योंकि जीवन को बढ़ाने का मतलब क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ाना, और जीवन को कम करने का मतलब उस सामंजस्य को कम करना। बात स्पष्ट हुई? तो ये बताओ, रात को 3, 4, 5 बजे सोना शुभ है या अशुभ है? अशुभ है। मैं भी ऐसा करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कह रहा हूं, अशुभ है क्योंकि ये अंततः प्रकृति के साथ समायोजन को कम करेगा और इसका नुकसान होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ होगा, एकदम पूरा नुकसान होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, एक दिन होगा, खबर छपेगी अखबार में। हाँ, तो इसलिए स्पेंसर ने बहुत अच्छे से समझा दिया है, उस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है इनका? आपको क्या है?